था, अगर एक बॉडी के अंदर कुछ चार्जेस जो है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर अगर मूव कर रहे हैं तो हम कहते थे कि उस बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, राइट। इलेक्ट्रिक करंट की यही डेफिनेशन करी थी कि कितने चार्जेस पर सेकेंड मूव कर रहे हैं या फिर फ्लो कर रहे हैं एक बॉडी में, तो दैट वाज इलेक्ट्रिक करंट। वही बात करूं, अगर हमने एक और सब्सटेंस पढ़ा था जो कि सिर्फ निकल, कोबाल्ट और आयरन की बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, उस सब्सटेंस का नाम हमने क्या दिया था, दैट वाज मैग्नेट, है ना। ये तो कॉमन चीज़ें थी। वहीं अगर देखें तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फिनोमिना था कि उसके अंदर से चार्जेस जो होंगे वो मूव करेंगे, उस फिनोमिना का नाम था इलेक्ट्रिसिटी। और वहीं जो मैग्नेट की अट्रैक्शन थी टुवर्ड्स निकल, कोबाल्ट एंड आयरन, उस फिनोमिना का नाम था मैग्नेटिज्म। अब आज का हमारा काम क्या बनता है, अब हम 10th में हो गए, हमने बड़ी चीज़ें सीखनी है, हमने इलेक्ट्रिसिटी भी बचपन में सीख ली थी, हमने मैग्नेटिज्म भी बचपन में थोड़ा बहुत हमें पता था। अब हमारा 10th के अंदर टॉपिक क्या आता है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंबाइन कर दे तो क्या होगा। अब कंबाइन हम नहीं कर सकते, वो कॉम्बिनेशन नेचर ने खुद ही बनाकर दिया था। फॉर एग्जाम्पल एक साइंटिस्ट थे जिनकी सरनेम थी ओस्टेड, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या किया, एक करंट कैरिंग वायर ली और उसके पास एक मैग्नेटिक कंपस लेकर आए। तो जैसे ही उस करंट कैरिंग वायर के अंदर फॉर सपोज आई करंट जो था वो पास हो रहा था, तो उन्होंने ऑब्जर्व करा जैसे जो भी मैग्नेटिक कंपस था उसकी नीडल कुछ हद तक डिफ्लेक्ट होने लगी। डायरेक्शन क्या थी वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि करंट कैरिंग वायर के आसपास अगर मैंने एक मैग्नेटिक कंपस रखा तो वो मैग्नेटिक कंपस की नीडल जो थी वो डिफ्लेक्ट होने लगी, जो कि हमें ये श्योर करती है कि इसके आसपास कुछ पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि अगर इस वायर के इतने एरिया के अंदर कुछ ऐसी सब्सटेंस लेकर आए गए जो कि निकल, कोबाल्ट और आयरन से बने हुए हैं, तो ये वायर उसको कुछ हद तक सही पर अट्रैक्ट ज़रूर करेगी, राइट। वहीं उन्होंने क्या किया, जैसे ही उन्होंने स्विच ऑफ करा और इस वायर के अंदर से करंट को नील कर दिया, ज़ीरो कर दिया, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि भाई मैग्नेटिक कंपस की जो नीडल थी वो वापस से ज़ीरो पॉइंटर पर आ गई, जिससे ये श्योर हो गया कि जब करंट नहीं था तो हमारा मैग्नेट भी नहीं था, हमारी मैग्नेटिज्म भी नहीं थी, और वहीं जब करंट था तो हमारा मैग्नेटिज्म भी वहाँ पर थी। तो इस फिनोमिना को या इस कॉम्बिनेशन को उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कि ये चीज़ देखी जाए, जब भी एक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होगी तो डेफिनेटली वहाँ पर मैग्नेटिज्म भी होगी। वहीं अगर एक बॉडी के अंदर मैग्नेटिज्म है तो उसका रिवर्स भी होगा कि वो बॉडी इलेक्ट्रिक करंट भी कहीं ना कहीं शो कर रही होगी। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा, अगर हम यहाँ पर करंट कैरिंग वायर की जगह कोई भी मैग्नेट लेते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर मैग्नेटिज्म शो हो रही है और उसके आसपास मैंने रख दिया एक गैल्वेनोमीटर। नाउ व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस जो कि हमें ये डिटेक्ट करके बताता है कि हमारे आसपास की बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है। बहुत छोटी अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट भी ये गैल्वेनोमीटर जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। तो जैसे ही मैग्नेटिज्म इस बॉडी के अंदर देखी गई थी तो ये भी देखा गया कि गैल्वेनोमीटर की नीडल भी डिफ्लेक्ट करने लगी, डिटेक्टिंग दैट कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट भी प्रेजेंट है। तो अब एग्जैक्टली हमें यहाँ तक ये तो पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी गिव राइजेस टू मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म गिव राइजेस टू इलेक्ट्रिसिटी। इसके पूरे प्रोसेस को, इस फिनोमिना को कंबाइनली हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आज हम इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फिनोमिना को और डीपली और डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस, आई एम हिमांशी दास और आज हम करें क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जहां हम ये पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है एंड डिफरेंट शेप्स ऑफ बॉडी, जो कि मेनली 3 होगी हमारी, दैट इज़ लॉन्ग वायर, सर्कुलर वायर और एक सोलेनॉइड, कैसे मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। पहले मुझे ये देखना है कि अगर मेरे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या पैटर्न रहेगा। तो ऑब्वियसली मुझे उसके लिए एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर चाहिए होगा, तो उसका नाम मैंने दे दिया AP, और उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है विद द मैग्नीट्यूड I इन द डायरेक्शन नॉर्थवर्ड्स।
फाइन। अब मुझे इसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न चेक करनी है, तो हम क्या करें, हम वही काम करेंगे जो हमने एक बार मैग्नेट के केस में किया था। बार मैग्नेट का पैटर्न हमने कैसे पहचाना था, इस बार मैग्नेट के ऊपर हमने एक पेपर रख दिया था और उसके ऊपर कुछ आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल करी थी। फिर आयरन फिलिंग्स ने कुछ अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लिया था, राइट है, और वही पैटर्न को हम नाम देते हैं कि इस बार मैग्नेट के आसपास इसी तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो फ्लो कर रही होगी। अब इसके केस में तो मुझे पता है कि वो नॉर्थ टू साउथ जाती है, बट यहाँ पर अब देखते हैं, अब वही काम मुझे यहाँ पर भी करना है। मुझे चाहिए एक पेपर, तो हम पेपर का क्या करेंगे, ऐसा पेपर लेंगे कि उस पेपर के सेंटर में से मेरी जो वायर थी वो पास कर रही होगी, राइट। अब क्या करा, अगेन कुछ आयरन फिलिंग स्प्रिंकल करी, तो क्या चीज़ ऑब्जर्व करी गई है, ये काम आप खुद भी कर सकते हो, बस इस वायर को छूना मत, राइट। तो ये काम क्या ऑब्जर्व किया गया कि इसके आसपास की जो आयरन फिलिंग्स थी उन्होंने कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाने स्टार्ट कर दिए, जिसने मुझे ये बता दिया कि एक करंट कैरिंग, जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होती है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर आती है, राइट। तो ये चीज़ मुझे ऑब्जर्वेशन मिल गई। अब आती है बात कि भाई ये तो पता चल गया कि स्ट्रेट लाइन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो उसके आसपास सर्कल कर रही होती है, बट किस डायरेक्शन में कर रही होती है, क्योंकि मुझे पता है सर्कल ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, मतलब क्लॉकवाइज भी होता है और एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। तो एग्जैक्टली क्या डायरेक्शन होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, या फिर बोलूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की, वो मुझे बताता है मेरा राइट हैंड थंब रूल। काफ़ी आसान सा रूल है ये। राइट हैंड थंब रूल के अंदर राइट हैंड दिख रहा है, तो ऑब्वियसली वी रिक्वायर आर राइट हैंड, राइट। इसके अंदर जो थंब होता है वो डायरेक्शन बताता है हमारे करंट की। आई होप यू नो कि करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, और वहीं जो मेरी फिंगर्स होती है वो किसको डिनोट करती है, वो डायरेक्शन बताती है मेरे मैग्नेटिक फील्ड की। आई इज़ द करंट, जो कि मुझे मेरा थंब बताएगा राइट हैंड थंब रूल के केस में, और फिंगर्स के केस के अंदर वो मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताती है, जिसको हम लोग कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, राइट। अब थोड़ा सा यहाँ समझो, फॉर सपोज ये मेरा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, इसके ऊपर जो हमारा करंट की डायरेक्शन थी वो इसी अकॉर्डिंगली नॉर्थ में जा रही है, राइट। तो क्योंकि मेरा जो थंब था, राइट हैंड का थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, तो दैट मीन्स मेरा थंब भी किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब सोचो, मुझे पता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इस वायर के आसपास घूम रही होगी, राइट। अगर मेरा करंट इस डायरेक्शन में है तो मेरी जो फिंगर्स है जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिटेक्ट कर रही है, डिनोट कर रही है, तो वो भी इसके आसपास सर्कल कर रही होंगी, राइट। तो ये किस रीजन में, किस डायरेक्शन में सर्कल करती है, मेंशनिंग दैट कि अगर मेरा थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, वही फिंगर्स की डायरेक्शन मुझे बताती है एग्जैक्टली कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कितनी है। तो अगर मेरा करंट नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, दिस इज द वायर, दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन। वायर को पकड़ के देखने की जरूरत नहीं है, और डेफिनेटली आप नॉर्मली भी चेक कर सकते हो, राइट। तो अगर मेरा डायरेक्शन जो थी करंट की वो नॉर्थ के अंदर है, तो मेरा थंब भी कहाँ रख दिया मैंने, नॉर्थ में रख दिया। अब उसके आसपास कैसा सर्कल बन रहा है कंफर्टेबली, वो मुझे बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। कैसा बन रहा है अगर आप नोटिस करो तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो मुझे पता चल गया अगर मेरे करंट की डायरेक्शन अपवर्ड्स थी तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जाती है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, बॉटल को खोलने वाली चीज़ होती है एंटी क्लॉकवाइज, बंद करने वाला डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज। तो मुझे पता चल गया अगर मेरा करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कहाँ होगी, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चल रही होगी। वहीं बात करूं अगर मैंने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, राइट, अगर अब मैं कह रही हूँ कि मेरा करंट जो है वो डाउनवर्ड्स जा रहा है, तो मेरा थंब भी मैंने कहाँ रख दिया, नीचे की तरफ रख दिया। अब मुझे देखना है कि कंफर्टेबली थंब को नीचे रखने के बाद मेरी फिंगर्स किस डायरेक्शन के अंदर सर्कल हो रही है, स्वर्ल कर रही है, तो वो मुझे दिख रहा है दैट इज क्लॉकवाइज। तो मुझे क्या पता चला कि जो मेरा करंट अगर डाउनवर्ड्स होगा तो मेरा बी जो होगा, जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो कैसा बन जाएगा,
क्लॉकवाइज। यही चीज़ आपने स्क्रू रूल के अंदर भी, कॉक स्क्रू रूल के अंदर भी पढ़ी होगी। दैट इज द सेम थिंग। कोई भी एक रूल याद कर लो, एक ही बात है। नॉट डायरेक्शन, अगर अपवर्ड्स है मेरा करंट तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर मेरा करंट जो है डाउनवर्ड्स है तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्लॉकवाइज हो गई, राइट। तो मुझे यहाँ से क्या पता चल गया कि मेरी जो डायरेक्शन थी, हमारी जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, वो डिपेंड किस पर कर रही है, करंट की डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रही है। अगर मैंने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, राइट। तो ये था मेरा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न। अब कुछ बच्चे कहते हैं भाई ये तो पैटर्न हुआ, मैग्नीट्यूड की बात कहाँ पर आई, कि कैसे ये चीज़ वैरी करेगी मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर। तो वो चीज़ आप पढ़ोगे 12th के अंदर। आपको अभी सिर्फ इससे मतलब रखना है कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और मेरी मैग्नेटिक फील्ड इस केस के अंदर या किसी भी केस के अंदर किस चीज़ पर डिपेंड करती है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो अगर मैं मैग्नेट की बात करूँ तो वो डिपेंड करती है मेरे करंट के ऊपर। अगर मेरा करंट बढ़ता है तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही स्ट्रांग होती चली जाती है। अगर मैंने अपने करंट की मैग्नीट्यूड कम करी तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी वीक होती चली जाती है, मतलब मेरा मैग्नेटिज्म कम होता चला जाता है। दूसरी चीज़ जो मेरा बी होता है, जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर स्क्वायर। अगर मैं बात करूँ, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सॉरी, ये मेरा स्ट्रेट कंडक्टर था, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। अब मैं देखना चाह रही हूँ इस पॉइंट P के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, कितनी होगी वो खैर 12th में पढ़ेंगे, बट कैसी होगी। तो जितना मेरा पास है मेरा पॉइंट P फ्रॉम द कंडक्टर, उतनी ही ज़्यादा मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया। तो दिस इज एक्चुअली द डिस्टेंस, कितना है मेरे कंडक्टर में और कितना है मेरे उस पॉइंट में जहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है। तो जैसे ही मेरा डिस्टेंस कम होगा मेरी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी। सेम गोज अगर इस पॉइंट Q पे लूँ तो कंपैरेटिवली P के अकॉर्डिंगली मेरे R का डिस्टेंस ज़्यादा है, मेरा R बड़ा है, तो Q की थोड़ा सा R मेरा बड़ा हो गया, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कंपैरेटिवली Q पे कम होगी फ्रॉम P। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, अगर ये पॉइंट R था तो इसका मेरा सेंटर से या मेरी जो भी मेरा कंडक्टर है उससे मेरा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा मेरी मैग्नेटिक फील्ड भी कम होती चली गई। ये चीज़ आप कैसे समझ सकते हो या करके देख सकते हो, कोई भी मैग्नेट लो, उसके आसपास स्टेपलर की पिंस, मेक श्योर कि बहुत हल्की सी चीज़ लो जिसको खींचने में इस मैग्नेट को प्रॉब्लम ना हो। तो अगर स्टेपलर की पिंस लो, उसको स्टेपलर की पिंस आपने यहाँ रखी, हो सकता है कि हमारी यहाँ पर स्टेपलर की पिंस ज़रा भी डिफ्लेक्ट ना हो, ज़रा भी अट्रैक्ट ना हो। फिर थोड़ा आगे करा तो हो सकता है कि इस R पॉइंट के ऊपर वो थोड़ी सी मूवमेंट शो करे, बट एग्जैक्टली वो अभी अट्रैक्ट नहीं हुई है। यहाँ पर देखेंगे तो हाँ भाई वो थोड़ी सी अट्रैक्ट हो रही है अगर ये पॉइंट S था, और अगर मैंने उसके बहुत पास ले आई P तो हो सकता है कि आपको टच भी करवाने की ज़रूरत ना हो और वो जो पिन होगी वो अपने आप मैग्नेट की तरफ खींची चली जाएगी। आई गेस ये चीज़ें आप सबने कर देखी है। तो क्या हुआ एग्जैक्टली, जितना मेरा पॉइंट था, जितनी मेरी स्टेपलर पिन मेरे मैग्नेट के पास थी, उतनी ही ज़्यादा मेरा मैग्नेटिक फील्ड था, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम था। वहीं थोड़ा दूर हुआ, डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी कम हो गई, जिसकी वजह से उसका जो इन्फ्लुएंस था उस स्टेपलर पिन के ऊपर वो भी कम हो गया। फिर मैंने जो मेरा डिस्टेंस था उसको और बढ़ाया, मैंने देखा भाई मैग्नेटिक फील्ड और कम हो रही है, क्योंकि मेरी स्टेपलर पिन अब ज़्यादा उस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा। और एक पॉइंट ऐसा आया जब मेरा R इतना बड़ा हो गया कि मेरी स्टेपलर पिन उस पर बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो ये चीज़ प्रूव करती है कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। पढ़ना है कि अगर मेरे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा बनता है। तो सपोज दिस इज माय सर्कुलर कंडक्टर जिसके अंदर से करंट पास कर रहा है आई, दैट टू इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। अब मुझे चेक करना है उसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न, तो डेफिनेटली अगेन मैं क्या करूँगी, उसके सेंटर में से एक पेपर पास करवाने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर कुछ आयरन फिलिंग्स डलवा देंगे, राइट। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब क्या देखा जाता है कि क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर मेरा ये करंट कैरिंग कंडक्टर था जो कि सर्कुलर शेप में था और उसके आसपास की मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने के लिए हमने आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल किया,
तो पर्टिकुलरली जो ये पोर्शन होगा उसके आसपास की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो अगेन कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना रही होंगी। सिमिलर गोज विद दिस फेज ऑल्सो, जो ये वाला एरिया था यहाँ पर भी कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे होंगे। एंड सिमिलरली क्या होता रहेगा, जैसे जैसे हम लोग दूर दूर देख रहे हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का रेडियस बड़ा होता चला जाएगा और सर्कुलर लूप के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती चली जाएगी, क्योंकि आप ये चीज़ इमेजिन कर पा रहे हो शायद, राइट। ये और दूर दूर चल जाती रहेंगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल ही बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। तो मुझे क्या पता चला अगेन कि मेरे सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर मैं बोलूँ सर्कुलर लूप के अंदर भी मेरे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है वो भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, बस मेंशनिंग कि सेंटर ऑफ द लूप के अंदर मेरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बिल्कुल स्ट्रेट होता है, राइट। अब एक और चीज़ क्या देखी गई है, पहले तो हमने ये चीज़ देख ही ली थी कि अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड देखनी है कि वो किस पर डिपेंड कर रही है, तो या तो मैं अपना करंट बढ़ा दूं, क्योंकि मुझे पता है भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरे करंट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मेरा करंट बढ़ता है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी उसी रेट पे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ हमने पहले भी पढ़ ली थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड था वो डिपेंड करेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इस रेडियस बढ़ता जाएगा लूप का, जितना दूर दूर हम देखेंगे पॉइंट का, उतना हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होती चली जाएगी। तीसरी चीज़ हमने एक और कंसिडर करी है, कुछ और करके भी देखा है कि अगर मैं इस सर्कुलर लूप को, सपोज दिस इज़ माई सर्कुलर लूप, और इसके आसपास मैं और कुछ सर्कुलर लूप्स को वूंड करती जाऊं या फिर बोलूं तो रिंग्स बनाती जाऊं, तो जैसे ही मेरे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे उतना ही मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो जैसे ही मेरा मैग्नेटिक फील्ड दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो 3 फैक्टर्स कहाँ मुझे मिल गए जिसमें मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रही है, दैट वाज करंट, रेडियस एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप। तो ये चीज़ समझ आई। अब तीसरी चीज़ आती है भाई, अगेन डायरेक्शन की बात करते हैं, राइट। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम मेनली देखते हैं कि हमारी सेंट्रिक वाली सर्कल जो बिल्कुल सेंटर ऑफ द लूप के ऊपर जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका क्या डायरेक्शन होगा, क्योंकि वही मुझे बता देगा कि बाकी कंसेंट्रिक सर्कल्स की डायरेक्शन भी क्या होगी। अब वो किससे होता है, वो होता है क्लॉक फेस रूल से, जो कि एक्चुअली में राइट हैंड थंब रूल का बिल्कुल ऑपोजिट है। अब अगर मैंने ये लाइन बोल दी है कि राइट हैंड थंब रूल का ऑपोजिट होता है क्लॉक फेस रूल, तो हम ये चीज़ जज कर सकते हैं कि अगर मेरे करंट की जो डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी तो मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी। कैसे कह रही हूँ, जैसे हमने राइट हैंड थंब रूल की बात करी थी, तो राइट हैंड थंब रूल के अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर मेरा करंट जो होगा, अगर मेरा करंट अपवर्ड्स है तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, यही पढ़ रहे थे हम लोग। और वहीं अगर मेरे करंट की डायरेक्शन उल्टी है या डाउनवर्ड्स है तो मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी। एम आई राइट। अब क्लॉक फेस रूल बिल्कुल उसका उल्टा ही है। वो क्या कहता है, अगर अब की बार मेरा करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, अगर अब की बार मेरा करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो कैसी हो जाएगी, वो अपवर्ड हो जाएगी। बस डायरेक्शन जो है वो इंटरचेंज हो गई, पेयर उसी का रह गया कि अपवर्ड्स तो एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड्स तो क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर मेरे करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज हो जाएगी तो मेरा बी जो होगा, जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड्स हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो मेरा आई कैसा था, मेरा आई था क्लॉकवाइज, राइट। तो क्लॉकवाइज के साथ मेरा बी कहाँ जाता है, मेरा बी जाता है डाउनवर्ड्स, मतलब मेरे बी की डायरेक्शन कहाँ चली गई, डाउनवर्ड्स चली गई। वही अगर मैं अपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देती, एंटी क्लॉकवाइज कर देती, तो मेरा बी कहाँ चला जाता, ऊपर की तरफ चला जाता। तो ये तो था मेरा सिंपल सी ट्रिक या फंडा, या जो समझो कि हमारा ऑब्वियसली वो राइट हैंड थंब रूल, अगर मुझे एक पैटर्न समझ आ गया क्लॉकवाइज का तो मैं दूसरे का अपने आप ही बना लूँगी। अगर मुझे स्ट्रेट कंडक्टर की डायरेक्शन अच्छे से समझ आ गई तो मैं सर्कुलर की बहुत अच्छे से बना लूँगी, क्योंकि वो जस्ट उसके ऑपोजिट होती है। पर अब देख लेते हैं कि एग्जैक्टली मेरा क्लॉक फेस रूल इसको कैसे वेरीफाई करके देता है। तो क्लॉकवाइज रूल क्या कहता है, अगर मेरी सर्कुलर रूप है सपोज ऐसी, राइट, और उसके अंदर डायरेक्शन है करंट की क्लॉकवाइज, राइट,
तो मुझे देखना है कि मुझे इसके अंदर एक एस बनाना है, राइट। तो ये एक एस ऐसा बनेगा सच दैट जैसे ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो मेरा एस भी इसी डायरेक्शन में जाए, राइट। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँगी तो मेरा करंट ऐसा जाकर ऐसा आएगा, राइट। तो उसके नीचे वाले पोर्शन की भी डायरेक्शन मेरी एस की ऐसे ही बन गई। तो अगर मेरा एस बिल्कुल प्रॉपर बन रहा है दैट मीन्स वो क्या है, वो साउथ पोल को डिनोट कर रहा है। या फिर मैं बोलूँ अगर मेरे करंट जो था वो क्लॉकवाइज था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, तो मेरी बी जो होगी वो साउथ डायरेक्शन में होगी, या नॉर्मल सी बात बोले तो डाउनवर्ड्स होगी। वही चीज़ पड़ी थी, अगर करंट क्लॉकवाइज तो बी जो होगा मेरा नीचे की तरफ चला जाएगा। वहीं अगर मेरी सर्कुलर रूप में करंट की डायरेक्शन जो होती वो चेंज हो जाती। अब की बार मैं बात कर रही हूँ एंटी क्लॉकवाइज की। ऐसा ही होता है एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरीके से बॉटल का ढक्कन खुलता है। तो अब की बार मेरा एस कैसा जा रहा होगा, मेरा एस जा रहा है ऐसा, एम आई राइट। अंदर का एस कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। तो क्योंकि ये सीधा एस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये किसको डिनोट कर रहा है, वो कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट। तो अगर मेरा आई जो था वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो मेरा जो बी था वो नॉर्थ में जाएगा, या फिर सीधी सी बात वो अपवर्ड्स जाएगा। तो समझ आया, क्लॉक फेस रूल आपको इसी तरीके से ये चीज़ बताता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज मेरा करंट जा रहा है तो मेरा बी का डायरेक्शन नॉर्थ हो जाएगी, अगर मेरा करंट क्लॉकवाइज जा रहा था तो मेरा बी की डायरेक्शन साउथ हो जाएगी। क्लियर। तो ये चीज़ समझ आई, डायरेक्शन भी हमें समझ आ गई। अब एक चीज़ आपको ध्यान में क्या रखनी है, फॉर सपोज आपके पास कोई भी सर्कुलर सी चीज़ ले लो, कोई कड़ा ले लो या चूड़ी ले लो, जो मर्जी। अगर मैं कह रही हूँ कि मेरी इस सर्कुलर कंडक्टर के अंदर मेरा जो करंट है वो ऐसा जा रहा है, वो क्लॉकवाइज जा रहा है, राइट। तो अगर मेरा एक सर्कल ऐसा है और जैसे ही मैंने उस कंगन को बिल्कुल इस तरीके से पलट दिया तो क्या होगा, उस करंट की डायरेक्शन जो होगी वो रिवर्स हो चुकी होगी। ये हम कहते हैं कि हमारा जो फेस था उस सर्कुलर लूप के फेस के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या इवन करंट की डायरेक्शन डिपेंड करती है। खुद सोचो, अगर एक सर्कुलर कोई भी कंडक्टर है मेरे पास और उसको मैं सामने से देख रही हूँ और मैंने ऑब्जर्व करा कि उसके अंदर करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो जैसे ही मैं उस कंगन के पीछे जाऊंगी, जब मेरा फेस चेंज हो जाएगा, वो जो पिछला वाला हिस्सा मेरी आंखों के सामने आएगा, तो डेफिनेटली मेरी जो करंट होगी उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही मेरे करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। क्लॉकवाइज के केस में मुझे दिख रहा था कि मेरा करंट जो है क्लॉकवाइज है तो मेरा बी जो होगा वो डाउनवर्ड्स हो जाएगा, राइट। और वहीं अगर मेरा आई जो था वो एंटी क्लॉकवाइज था तो मेरा बी जो था वो नॉर्थ में हो जाएगा। यही चीज़ पड़ी थी। तो वही चीज़ होगी अगर मेरा कंगन या मेरी सर्कुलर कंडक्टर हम लोग फ्रंट फेस से देखें, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जा रही है तो वो पिछले फेस में, ऑपोजिट फेस में उसका रिवर्स ज़रूर होगी। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। तो नेक्स्ट हमें करना है एग्जैक्टली एक सोलेनॉइड के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होता है। तो उससे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली सोलेनॉइड होता क्या है। तो सोलेनॉइड इज़ नथिंग बट अ लॉन्ग वायर जो कि कॉपर से बना होता है यूजुअली। हमने लास्ट उसके अंदर करा था कि अगर सर्कुलर लूप्स है और उसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक बनाते जाए, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाए या उसको एक स्प्रिंग की तरह बना दे तो उसके अंदर मेरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये वही केस होता है कि मेरी कॉपर वायर के कुछ ऐसे टर्न्स, कुछ रिंग्स बना दिए गए हैं और उसको हम नाम दे देते हैं सोलेनॉइड का। तो सोलेनॉइड क्या हुआ, कुछ नहीं है, एक लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ कॉपर है जिसको कुछ नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए गए हैं। फाइन। अब मुझे इसमें करंट भी डालना है तो डेफिनेटली मुझे इसको एक बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट। कॉपर अपने आप से मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो करेगा, मुझे उसको कुछ ना कुछ करंट ज़रूर देना होगा। एम आई राइट। तो क्या ऑब्जर्व किया गया है कि जैसे ही मेरा करंट आई या जैसे ही मेरा स्विच ऑन होता है, की ऑन होती है और मेरा करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बिल्कुल इस रिंग के आसपास, इस सोलेनॉइड के आसपास वैसी ही बनती है जैसी एक बार मैग्नेट के केस के अंदर बनती थी। फाइन। तो ऐसा बिल्कुल सेम सा पैटर्न बनता है, मेंशनिंग कि एक पार्ट, एक एंड ऑफ सोलेनॉइड नॉर्थ पोल को डिनोट करता है, दूसरा एंड साउथ पोल को डिनोट करता है, और जो उसका सेंटर होता है वहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो बिल्कुल पैरेलल देखी गई है। तो इसने मुझे क्या बताया, अगर आपको याद हो तो बार मैग्नेट के केस में हम कहते थे कि जहाँ पर मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास है, दैट मीन्स जो हमारे पोल्स हुआ करते थे वहाँ पर मेरी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। और वहीं अगर बात करूँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस के बीच में
डिस्टेंस आता है तो वहाँ पर मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाती है, राइट। तो वही चीज़ होती है, पोल्स के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा होती है और वहीं जो बाकी एरिया होता है मेंशनिंग सेंटर में सबसे कम होती है। और अगर उसके बार मैग्नेट के भी सेंटर की बात करें तो बार मैग्नेट के सेंटर में भी हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती थी वो पैरेलल हुआ करती थी। अब क्योंकि मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रिस्पेक्टिव जितना भी उनके बीच का डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रही है, तो पैरेलल के अंदर क्या एक्सपेक्ट करते हो? पैरेलल के अंदर ऑब्वियस सी बात होगी, क्योंकि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, तो मतलब वहाँ पर मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो कैसी हो जाएगी? एकदम सेम हो जाएगी, या फिर बोलो तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, राइट। जबकि बाकी सारे एरिया के अंदर आउटसाइड द सोलेनॉइड वो कैसी होगी? वो थोड़ी सी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। किस पर डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का कितना डिस्टेंस है, बट इनसाइड द मैग्नेट इट इज ऑलवेज यूनिफॉर्म, राइट। तो यहाँ से मुझे एग्जैक्टली क्या पता चल गया? अगेन मेरी मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करती है? मेरे करंट पर। अगर मैंने करंट की वैल्यू बढ़ाई तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली हो जाएगी, हाई स्ट्रेंथ की हो जाएगी। वहीं हम लोग बात करें तो अपॉन में आर की बात करते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। वही चीज़ हो गई, जितना दूर मैं पॉइंट देखूंगी कि सोलेनॉइड से दूर होगा उतनी वहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कम फील होगी। वहीं अगर बात करें तो एक और चीज़ होती है, दैट इज़ नंबर ऑफ टर्न्स। जितने मेरे सोलेनॉइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ही ज़्यादा मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी। और एक लास्ट चीज़ हमने पढ़ी है, मैग्नेटिक बिहेवियर डिपेंड करता है, बेसिकली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो बाद में देखेंगे। बी डिपेंड्स करता है कि कोर मटेरियल क्या है मेरे सोलेनॉइड का। अब ये कोर मटेरियल क्या होता है? अगर मैं इस सोलेनॉइड की ये जो रिंग्स है उसके बीच में कोई और मटेरियल डाल दूँ, इंसर्ट कर दूँ, तो भी मेरी मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है। सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड करती है? सबसे ज़्यादा किस में स्ट्रॉन्ग होती है? वो होता है सॉफ्ट आयरन कोर, राइट। एक सॉफ्ट आयरन कोर करके एक सब्सटेंस होता है, अगर उसकी स्ट्रिप पर या फिर बार पर अगर आसपास मैं अपनी कॉपर वायर को वूंड कर दूं तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड किस कोर मटेरियल की होती है? दैट इज इन द केस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। अब ये जो फिनोमिना था बिना सॉफ्ट आयरन कोर या बिना किसी मीडियम को इंसर्ट करे, दैट वाज सोलेनॉइड। और जैसे ही मैं उसके अंदर कोई मीडियम इंसर्ट कर देती हूँ जो कि यूजुअली सॉफ्ट आयरन कोर होता है, तो वो बन जाता है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड एक ही चीज़ है कि जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तब तक वो मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कम हो गई या बंद हो गई वैसे ही उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी बंद हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स, राइट। या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी अगर हमारे पास मैग्नेट्स वैसे भी होते हैं? तो कॉमन सेंस वाली बात है भाई, जब मुझे चाहिए होगी कि मेरी बॉडी जो है, जब भी मुझे मैग्नेट की ज़रूरत होगी तो मैं इलेक्ट्रिसिटी ऑन करूँगी और वो जो भी बॉडी थी, जो भी कंडक्टर था, वो सब क्या बन जाएगा? मैग्नेट के फॉर्म में एक्ट करने लग जाएगा। वहीं अगर बात करूँ तो नॉर्मल मैग्नेट होता है, जब मुझे ज़रूरत नहीं है वो तब भी मैग्नेटिकली बिहेव करता है। तो ये चीज़ कहाँ नुकसान वाली होती है? ये चीज़ आपने नॉर्मली देखी होगी, जो डंप यार्ड्स के अंदर क्रेन्स यूज़ होती है, उसके आसपास उसकी जो चीज़ होती है जिससे वो अट्रैक्ट करता है सारा मटेरियल, वो बना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। जैसे ही अंदर क्रेन से उनको वो बटन ऑन करते हैं, वो जो भी उनका क्या बोलते हैं, आई डोंट नो उसको, वो जो उसकी प्लेट होती है जो कि एग्जैक्टली सारे जंपयार्ड्स के अंदर से सारा आयरन मटेरियल अट्रैक्ट करती है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। वो स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि इतने बड़े कूड़े के ढेर के अंदर भारी से भारी लोहे की चीज़ भी हो सकती है, भारी से भारी कोबाल्ट की चीज़ भी हो सकती है, तो वो हमें चाहिए कि ये उसको अट्रैक्ट कर ले। बट अब वही चीज़ सोचो कि अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह मैं सिर्फ मैग्नेट यूज़ कर लेती, मतलब मेरा कंट्रोल ही नहीं है कि मुझे इसकी मैग्नेटिक पावर मैं कैसे बढ़ाऊँ, कैसे कम करूँ, कब स्टार्ट करूँ, कब बंद कर दूँ, तो वो चीज़ मेरे पास अगर कंट्रोल नहीं है तो क्या होता? सड़क पे चलते हुए भी क्रेन जो होती है वो गाड़ियों को ट्रैक कर लेती है, जो कि मुझे ऑब्वियसली नहीं चाहिए। तो दिस इज़ द बेसिक यूज़ क्यों मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेट की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस के अंदर हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट का मैग्नेटिक बिहेवियर, जबकि मैग्नेट के केस के अंदर वो चीज़ नहीं हो पाती, राइट। और बड़ी अलग अलग चीज़ें, नॉट ओनली फॉर द जंकयार्ड थिंग
इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बहुत चीज़ों के अंदर यूज़ होते हैं, इंक्लूडिंग योर स्पीकर्स, योर वट एवर टॉयज़ यू प्ले विद, बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपके मैग्नेट्स यूज़ होते हैं, इंक्लूडिंग योर मोबाइल फोन्स। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप कर रही हूँ। आई होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। इफ़ येस, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।